हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू subscribe and share the channel and press the bell icon also so that you can get notifications for the new video lecture. Let's proceed to the topic. नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म और बल्कान एरिया। बल्कान ये क्या है? एक जगह का नाम है। और हमने देखा कि कैसे क्रांतिकारी विचारों के साथ पूरे यूरोप के साथ के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागती है, राष्ट्रवाद का उदय होता है और नेशन कंट्रीज के अंदर, नेशन स्टेट के अंदर, राष्ट्र राज्यों के रूप में कंट्रीज एमर्ज होकर आती हैं, लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली। हमने इनका यूनिफिकेशन देखा। लेकिन जब तक ये नेशनलिज्म की भावना आगे बढ़ रही थी ना, साइड बाय साइड कहीं ना कहीं लोग, ये जो रियल एसेंस थी इस चीज की कि डेमोक्रेसी लानी है, रिपब्लिक लाना है, लोगों के ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, सफरेज का राइट होना चाहिए, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो दूर होते चले जा रहे थे। अब यूनिफिकेशन होने के बाद इम्पेरियलाइजेशन मीन्स शाहीवाद का टाइम दोबारा से आने लग गया था। अब लोगों को उनके राइट्स में, मतलब जो वी कैन से कि होल्डर बन गए थे स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे स्टेट्स के, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था लोगों के भलाई के लिए काम करने में। तो शाहीवाद का जन्म दोबारा से होने लग गया था। अब यहाँ पे बल्कान का एरिया क्यों दिया जाता है? 1871 के बाद यूरोपियन कंट्रीज में ये एक ऐसा एरिया था जिसके अंदर बल्कान का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है कि बल्कान वर द ग्रुप ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथिक वेरिएशन, कि जो बल्कान एरिया था वो डिफरेंट काइंड के ज्योग्राफिकल मीन्स उसके अंदर रिसोर्सेज भी डिफरेंट थे, लैंड एरिया भी था, माउंटेनी एरिया भी था। इस तरह से हर तरह के फीचर इसके अंदर इंक्लूडेड थे। और एथिक मीन्स एथिकल ग्रुप्स फॉलो करने वाले, जिनके अपने ट्रेडिशन, कल्चर और नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग चीजों को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। पूरे बल्कान एरिया के अंदर मेनली मॉडर्न डे के अंदर, आज के टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया एक्सेट्रा, कुल मिलाकर 12 छोटे छोटे किंगडम पूरे बल्कान एरिया के अंडर आते थे। इन सबको मिलाकर क्या कहलाता था? बल्कान रीजन कहलाता था। अब बल्कान रीजन में क्या होता था कि ये सारे जो रहने वाले इकट्ठे थे, हालांकि डिफरेंट एथनिक्स को फॉलो करते थे, बट जो ये सारे थे, ये यहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स मीन्स यहाँ के निवासी, वो क्या कहलाते थे? स्लाव्स कहलाते थे। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज के कुल मिलाकर बल्कान रीजन में रहने वाले स्लाव्स कहलाते थे, कि बेशक इनकी अपने डिफरेंट एथनिक कल्चर और ग्रुप थे। अब क्या कहता है कि ये सारे किसके अंडर थे? ओटोमन एम्पायर के अंदर थे। 1871 के बाद क्या होता है? रोमांटिसिज्म का टाइम भी उस टाइम पे चल रहा होता है। हमने देखा था कि पोएट्स ने क्या किया था, ऐसी पोएम्स को वर्स किया था, ऐसे प्ले बनाए उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए रिवोल्यूशनरी थॉट्स के थ्रू। तो उस टाइम पे रोमांटिसिज्म का टाइम चला हुआ था। ये सारे लोग क्योंकि इसके अंडर थे, सब पहले से ही क्या होना चाहते थे? फ्री होना चाहते थे और एक दूसरे के प्रति हेट की ही ये विचारधारा रखते थे। फ्रेंडली नेचर से ये नहीं रहते थे, एक दूसरे के दुश्मन टाइप ही थे ये। उधर से क्या होता है? रोमांटिसिज्म से ये अवेयर हो रहे होते हैं। उसी टाइम पे ओटोमन एम्पायर क्या होता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मीन्स ये पूरे के पूरे ओटोमन एम्पायर के अंडर होते हैं। और ये क्या होता है? मुस्लिम एरिया होता है ओटोमन एम्पायर सारा, हमने पढ़ा था पीछे भी। तो ये क्या कहता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इसका अलगाव हो जाता है, बिखर जाता है ये इलाका सारा। तो ये जितनी भी कंट्रीज थी ये सब अलग अलग होने लग जाते हैं, छोटे छोटे किंगडम, रोमानिया, बुल्गारिया, सब अपने आप को नेशन स्टेट के रूप में फॉर्म करने के लिए अपनी एफर्ट्स करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि सबका एथनिक कल्चर था, सब अपने आप को फ्री नेशन बनाना चाहते हो। आज के टाइम पे ये है भी, अलग कंट्रीज अपने आप को ये फॉर्म कर चुकी हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से बहुत सी चीजें होती हैं। बिग पावर राइवलरी आती है सबसे पहले तो, कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ जाता है। और जो ये कंट्रीज थी, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी, ये क्या कर रही थी? वर्ल्ड के दूसरे एरियाज के ऊपर जाके कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रही थी। तो ये तो एरिया, बल्कान का एरिया, ये सारा तो था ही यूरोप का। तो ये क्या चाहेंगी कि अगर वो विघटित हो रहा है, वो टूट रहा है, बिखर रहा है, तो इन सभी पावर्स ने क्या किया? इनके ऊपर अपना कब्जा लेने की कोशिश की।
दूसरी तरफ ये सारी पावर्स क्या चाह रही थी कि अब हम अलग हो जाएं, किसी के भी अंडर में ना रहें, हम अपने आप को फ्री नेशन के रूप में एस्टेब्लिश कर लें। तो टकराव की सिचुएशन हो गई। एक और था कि इसके इंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया, इन सब के बीच में लालच आ गया, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन थे। तो जैसे दो भाई अलग होते हैं, अलगाव की सिचुएशन में क्या होता है कि एक ऐसी सेंस आ जाती है कि बड़ा सोचता है मेरे को ज्यादा पोर्शन मिले और छोटा सोचता है मेरे को ज्यादा सोर्सेज मिले। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी ऐसे ही सोच रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एरिया को हथियाने की फिराक में ये थे। ऑल बल्कान कंट्रीज सीक टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरीज, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को ये अपने अंडर करना चाहते थे। अब एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है ये बल्कान एरिया सारा। सब कंट्रीज आपस में क्या करने लग जाती हैं, लड़ने लग जाती हैं। ऊपर से ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया और इंग्लैंड ये क्या करने लगते हैं, ये भी उनके ऊपर पावर सीक करने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वाई करते हैं ये पावर सीक करने के लिए। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। और उस टाइम पे क्योंकि कॉलोनाइजेशन का टाइम आया हुआ था, तो जिस कंट्री के अंदर इनकी कॉलोनीज बनी हुई थी वो कंट्रीज भी इनके सपोर्ट में आ जाती है। और इस तरीके से 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एंड बाल्कन वाज द रीजन फॉर दैट थिंग कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था, व्हाई इट इज एक्सप्लोजिव। क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कई बार कि एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस of Balkan area and why it is considered as the explosive reason for First World War। तो this was the reason कि Ottoman Empire disintegrate हो जाता है, टूट जाता है, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पावर को गेन करने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाते हैं। और युद्ध शुरू होते होते कंट्रीज एक दूसरे की जो फ्रेंड कंट्रीज थी, मित्र कंट्री थी, वो एक दूसरे के सपोर्ट में आती हैं और ये वर्ल्ड वॉर की क्या ले लेती हैं, शेप ले लेती हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए ही क्या होता है, बड़ा ही विनाशकारी साबित होता है। इसके साथ ही आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन द यूरोप क्लियर हो जाता है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होकर पूरे यूरोप के अंदर एक चिंगारी की तरह वो फैलता है और आग लगाता चला जाता है और फ्री नेशंस के रूप में वो खड़ा करता है। कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी थी कि उस टाइम का जो रिजाइन था वो सबकी भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था। आगे के लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल काइंडली डू दैट। थैंक यू। बल्कान का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है कि बल्कान वर द ग्रुप ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथिक वेरिएशन, कि जो बल्कान एरिया था वो डिफरेंट काइंड के ज्योग्राफिकल मीन्स उसके अंदर रिसोर्सेज भी डिफरेंट थे, लैंड एरिया भी था, माउंटेनी एरिया भी था। इस तरह से हर तरह के फीचर इसके अंदर इंक्लूडेड थे। और एथिक मीन्स एथिकल ग्रुप्स फॉलो करने वाले, जिनके अपने ट्रेडिशन, कल्चर और नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग चीजों को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। पूरे बल्कान एरिया के अंदर मेनली मॉडर्न डे के अंदर आज के टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया एक्सेट्रा, कुल मिलाकर 12 छोटे छोटे किंगडम पूरे बल्कान एरिया के अंडर आते थे। इन सबको मिलाकर क्या कहलाता था, बल्कान रीजन कहलाता था। अब बल्कान रीजन में क्या होता था कि ये सारे जो रहने वाले इकट्ठे थे, हालांकि डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते थे, बट जो ये सारे थे, ये यहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स मीन्स यहाँ के निवासी, वो क्या कहलाते थे, स्लाव्स कहलाते थे। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज के कुल मिलाकर बल्कान रीजन में रहने वाले स्लाव्स कहलाते थे, कि बेशक इनकी अपनी डिफरेंट एथनिक कल्चर और ग्रुप थे। अब क्या कहता है कि ये सारे किसके अंडर थे, ओटोमन एम्पायर के अंदर थे। 1871 के बाद क्या होता है, रोमांटिसिज्म का टाइम भी उस टाइम पे चल रहा होता है। हमने देखा था कि पोएट्स ने क्या किया था, ऐसी पोएम्स को वर्स किया था, ऐसे प्ले बनाए उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए रिवोल्यूशनरी थॉट्स के थ्रू। तो उस टाइम पे रोमांटिसिज्म का टाइम चला हुआ था। ये सारे लोग क्योंकि इसके अंडर थे, सब पहले से ही क्या होना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे और एक दूसरे के प्रति हेट की ही ये विचारधारा रखते थे। फ्रेंडली नेचर से ये नहीं रहते थे, एक दूसरे के दुश्मन टाइप ही थे ये। उधर से क्या होता है, रोमांटिसिज्म से ये अवेयर हो रहे होते हैं, उसी टाइम पे ओटोमन एम्पायर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मीन्स ये पूरे के पूरे ओटोमन एम्पायर के अंडर होते हैं। और ये क्या होता है, मुस्लिम एरिया होता है ओटोमन एम्पायर सारा, हमने पढ़ा था पीछे भी।
तो ये क्या कहता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इसका अलगाव हो जाता है, बिखर जाता है ये इलाका सारा। तो ये जितनी भी कंट्रीज थी ये सब अलग अलग होने लग जाते हैं, छोटे छोटे किंगडम, रोमानिया, बुल्गारिया, सब अपने आप को नेशन स्टेट के रूप में फॉर्म करने के लिए अपनी एफर्ट्स करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि सबका एथनिक कल्चर था, सब अपने आप को फ्री नेशन बनाना चाहते हैं, और आज के टाइम पे ये है भी, अलग कंट्रीज अपने आप को ये फॉर्म कर चुकी हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से बहुत सी चीजें होती हैं, बिग पावर राइवलरी आती है सबसे पहले तो, कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ जाता है, और जो ये कंट्रीज थी रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी, ये क्या कर रही थी? वर्ल्ड के दूसरे एरियाज के ऊपर जाके कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रही थी। तो ये तो एरिया, बल्कान का एरिया, ये सारा तो था ही यूरोप का। तो ये क्या चाहेंगी कि अगर वो विघटित हो रहा है, वो टूट रहा है, बिखर रहा है, तो इन सभी पावर्स ने क्या किया? इनके ऊपर अपना कब्जा लेने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये सारी पावर्स क्या चाह रही थी कि अब हम अलग हो जाएं, किसी के भी अंडर में ना रहे, हम अपने आप को फ्री नेशन के रूप में एस्टेब्लिश कर लें। तो टकराव की सिचुएशन हो गई। एक और था कि इसके इंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया, इन सब के बीच में लालच आ गया, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन थे। तो जैसे दो भाई अलग होते हैं, अलगाव की सिचुएशन में क्या होता है कि एक ऐसी सेंस आ जाती है कि बड़ा सोचता है मेरे को ज्यादा पोर्शन मिले, और छोटा सोचता है मेरे को ज्यादा सोर्सेज मिले। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी ऐसे ही सोच रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एरिया को हथियाने की फिराक में ये थे। ऑल बल्कान कंट्रीज सीक टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरीज, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को ये अपने अंडर करना चाहते थे। अब एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है ये बल्कान एरिया सारा, सब कंट्रीज आपस में क्या करने लग जाती हैं? लड़ने लग जाती हैं। ऊपर से ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया और इंग्लैंड ये क्या करने लगते हैं? ये भी उनके ऊपर पावर सीख करने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? वाई करते हैं ये पावर सीख करने के लिए। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। और उस टाइम पे क्योंकि कॉलोनाइजेशन का टाइम आया हुआ था, तो जिस कंट्री के अंदर इनकी कॉलोनीज बनी हुई थी वो कंट्रीज भी इनके सपोर्ट में आ जाती हैं। और इस तरीके से 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एंड बाल्कन वॉज द रीजन फॉर दैट थिंग, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था और व्हाई इट इज एक्सप्लोजिव। क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कई बार कि एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस of Balkan area and why it is considered as the explosive reason for First World War। तो this was the reason कि ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पावर को गेन करने की कोशिश करता है, और उसी चक्कर में क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाते हैं, और युद्ध शुरू होते होते कंट्रीज एक दूसरे की, जो फ्रेंड कंट्रीज थी, मित्र कंट्री थी, वो एक दूसरे के सपोर्ट में आती हैं, और ये वर्ल्ड वॉर की क्या ले लेती हैं? शेप ले लेती हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए ही क्या होता है? बड़ा ही विनाशकारी साबित होता है। इसके साथ ही आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन द यूरोप क्लियर हो जाता है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होकर पूरे यूरोप के अंदर एक चिंगारी की तरह वो फैलता है और आग लगाता चला जाता है, और फ्री नेशंस के रूप में वो खड़ा करता है। कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी थी कि उस टाइम का जो रिजाइन था वो सबकी भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था। आगे के लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल काइंडली डू दैट। थैंक यू।